हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में जीएसटी का टॉपिक। ठीक है, तो जीएसटी का जो टॉपिक है, जो चैप्टर था, वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पूरा क्लियर किया हुआ है। अच्छे से उसमें डिटेल में समझाया हुआ है कि जीएसटी की हम क्या एंट्री करते हैं, कितने टाइप्स का जीएसटी होता है, ठीक है, कि कौन सी सेल या परचेज में हम इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी होता है। तो आप जीएसटी के लिए पहले वो पूरा अच्छे से चैप्टर समझ लेना, तभी आपको यहाँ पर जो है कंसेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जीएसटी आपको पता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसमें हमारा इनपुट जीएसटी होता है और एक आउटपुट होता है, राइट। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। ये क्या है कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं या कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं, यानी कि जब भी हम कोई खर्चा कर रहे हैं, पेमेंट किसी को कर रहे हैं, तो उसके साथ हम टैक्सेस क्या करते हैं, पे करते हैं। तो जब भी हम जीएसटी पे करते हैं, वो हमारा क्या माना जाता है, इनपुट जीएसटी के नाम से आता है, और वो हमारे क्या होता है, एसेट्स होते हैं। क्लियर। आउटपुट जीएसटी क्या होता है, जब हमने सेल करी है, कोई भी गुड्स हमने सेल की है या हमने सर्विसेज दी है, जब हमारे कस्टमर हमें पेमेंट देते हैं तो उसके साथ जो टैक्स की अमाउंट है वो हमें पे करते हैं, वो हमारा जीएसटी कलेक्टेड होता है, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। क्लियर है। अब जीएसटी में सीजीएसटी भी होता है, एसजीएसटी होता है और आईजीएसटी भी होता है। तो ये सारा डिटेल में चैप्टर में, जो जीएसटी का चैप्टर उसमें कराया गया, आप उसमें समझ सकते हैं। यहाँ पर इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि जीएसटी में हमने कैसे डील करना है। इनपुट जीएसटी हमारा एसेट्स है, आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटीज होती है। आपको क्वेश्चन में अगर दोनों गिवन है, इनपुट भी दिया होगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, या आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, तो हमने क्या करना है, इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करना है। ठीक है। अगर आपका इनपुट जो है ज्यादा है आउटपुट से, सपोज इनपुट आपका 20,000 का लिखा हुआ है और आउटपुट आपका 15,000 का, तो आपका इनपुट 5,000 ज्यादा हुआ, तो आपने इसको कहाँ लिखना है, असेट साइड में, यानी कि बैलेंस शीट में आप अपनी असेट साइड में लिखेंगे इनपुट जीएसटी 20,000 लेस आउटपुट जीएसटी 15,000, तो 5,000 आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट में आ जाएगा। इसी तरीके से सपोज आपका आउटपुट जीएसटी जो है वो ज्यादा है और इनपुट जो है कम है, तो आपने कहाँ लिखना है, लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में अपनी लायबिलिटी साइड में आउटपुट जीएसटी का अमाउंट डालेंगे, लेस करेंगे उसमें से अपना इनपुट जीएसटी, और जो भी बैलेंस बचेगा वो अपना अमाउंट के कॉलम में आप लिख देंगे। क्लियर है कि आपने बैलेंस शीट में दोनों में से कंपेयर करना है, जोन सा भी ज्यादा होगा आपने उस साइड लिख देना है। अगर इनपुट जीएसटी ज्यादा है तो डिफरेंस निकाल कर असेट्स में लिख देना है, और अगर आउटपुट ज्यादा है तो डिफरेंस कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर है। अब एडजस्टमेंट में हम जीएसटी किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, हमारे अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बच्चों, तो उसके ऊपर हमने क्या करना है, अपनी जीएसटी की जो है कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है। अपने आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, तो हम जो एंट्री बनाएंगे उसके अंदर जीएसटी हमें इन्वॉल्व करना है। इसी तरह एक्रूड इनकम अगर है, क्लियर है, अगर एक्रूड इनकम है तो उसके ऊपर भी हमने क्या करना है, जीएसटी की कैलकुलेशन करनी है, यानी कि जीएसटी को कंसीडर करना है। बट किस पर नहीं करना, आपके एडवांस के एक्सपेंसेस या आपके एडवांस की इनकम, उस पर आपने जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होता है। क्लियर है बात। तो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर या एक्रूड इनकम पर तो हमने करना है, जीएसटी को कंसीडर करना है। उसको जनरल एंट्री बना के भी समझाती हूँ कि हमने कैसे ट्रीट करना है। बट अगर कोई एडवांस एक्सपेंस है, एडवांस एक्सपेंस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से आते थे या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के नाम से आते थे, और ये एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखे आ जाए, या एडवांस इनकम आ जाए, ठीक है, या इनकम रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, जो भी है, आपको अगर एडवांस इनकम है तो उसके ऊपर भी आपने क्या करना है, जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्लियर है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो चलिए अपना करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। रीड कीजिए क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड अ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। हमने क्या करना है, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस हमारे पास गिवन है, हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो हम क्या करते हैं इसमें बच्चों, आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां जहां के हमारी आइटम है हम उसमें लिखते चले जाते हैं। ठीक है। जैसे परचेजेस कहाँ की आइटम होती है, ट्रेडिंग की, तो हम ट्रेडिंग लिख लेंगे। रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न होता है, सेल में से लेस होता है, ये भी ट्रेडिंग की आइटम। कैरीज ऑन परचेजेस ट्रेडिंग की आइटम होती है। कैरीज ऑन सेल आपकी P&L की आइटम होती है। ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग। कैश आपकी बैलेंस शीट। बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाता है असेट साइड में। मशीनरी बैलेंस शीट में असेट साइड में। फ्यूल एंड पावर आपका ट्रेडिंग का खर्चा है। डेटर्स आपकी एसेट्स है बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स है बैलेंस शीट में।
रेंट आपका एक्सपेंस होता है P&L में, जनरल एक्सपेंसेस आपके खर्चे होते हैं P&L में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, रिटर्न आउटवर्ड आपकी परचेज रिटर्न है, परचेज में से लेस होती है ट्रेडिंग में, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है इनकम है, तो ये कहां जाती है आपकी इनकम P&L में, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स P&L में क्योंकि ऑल प्रोविजन होता है, ये लेस होता है तो ये भी P&L में, कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम P&L में, कैपिटल हमारी लायबिलिटी साइड में जाती है बैलेंस शीट में, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अभी हमने समझाया था कि जैसे हम कंपेयर करेंगे पहले उसके बाद हम लिखेंगे कि इसको हमने किस साइड में लिखना है। अभी इसका और भी है, ये देखिए इसमें क्या है, यहाँ से बच्चों जनरल एक्सपेंसेस 15,000 दिया हुआ था इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, इंक्लूडिंग इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम है ऑफ ₹2,000 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2000, ये 18 गलत है बच्चों, 23 का है तो ये 24 का आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया हुआ है कि 1 साल के लिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है 2,000 रुपीज का, जो हमारा कब खत्म होगा 30 सितंबर को। तो हमेशा इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का होता है 12 मंथ्स के लिए होता है, तो ये 12 मंथ्स के लिए आपने 2,000 पे कर रखा है, जिसमें से एडवांस कितना है 31 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक का जो है वो एडवांस है, तो हम कैलकुलेट करेंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस बन जाएगा। क्लियर है। वेजेस एंड सैलरी कहाँ जाता है हमारा ट्रेडिंग में जाता है, ड्रॉइंग्स हमारा कहाँ जाता है कैपिटल में से लेस होता है दैट इज बैलेंस शीट, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो है हम कंपेयर करेंगे आउटपुट के साथ और फिर देखेंगे कि हमने उसको एसेट्स में लिखना है या फिर लायबिलिटीज में लिखना है। क्लियर है। अब चलिए करते हैं अपनी एडजस्टमेंट। रीड कीजिए। फर्स्ट है राइट ऑफ 1500 as bad debts and create a provision for doubtful debts at 5% on debtors। हमने बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं कितने 1500 रुपीज के, तो बैड डेट्स आपको पता है दो जगह जाएंगे एडजस्टमेंट में है, एक बार हमारे कहाँ जाएंगे P&L में जाएंगे और एक बार हमारे डेटर में से लेस हो जाएंगे कहाँ बैलेंस शीट में। सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन बनाना है ये भी कहाँ जाएगा आपका दो जगह जाएगा, एक बार P&L में जाएगा जहां आपका बैड डेट्स में ये ऐड होता है न्यू प्रोविजन के नाम से, और दूसरा ये डेटर में से लेस होता है कहाँ बैलेंस शीट में। प्रोवाइड 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे डिस्काउंट लगाना है, ये भी आपका दो जगह जाएगा, एक बार P&L में क्योंकि एक्सपेंस है और दूसरी बार आपका डेटर में से लेस होगा बैलेंस शीट में। क्लियर है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, डेटर पे 5% पहले प्रोविजन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1500 आप बैड डेट्स माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपने क्या करना है न्यू प्रोविजन 5% कैलकुलेट करना है, फिर वो 5% जो आया है वो भी आप माइनस करेंगे डेटर में से, फिर जो अमाउंट बचेगा वो 2% डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। ये भी क्वेश्चन में जब करवाऊंगी तब अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5% और मशीनरी बाय 10%। बिल्डिंग पर हमने 5% डेप्रिशिएशन लगाना है, मशीनरी पर 10%, तो डेप्रिशिएशन हमारा कहाँ जाता है दो जगह जाता है, एक बार हमारा P&L में जाता है और एक बार हमारा बैलेंस शीट में असेट्स में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे और मशीनरी का मशीनरी में से। रेंट इज पेबल एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ। हमने रेंट कितना देना होता है 4,000 पर मंथ के हिसाब से हमने रेंट पे करना होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। ठीक है, हमारा देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट है और जिसपे हमने टैक्स भी बोला उसने जीएसटी दोनों टाइप का कितना 9% है। अब रेंट पहले चेक कीजिए 4,000 पर मंथ हमने देना होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए रेंट कितना हमने पे किया 40,000। अगर हम 12 मंथ का कैलकुलेट करें तो क्योंकि एक साल का हमारा साल होता है फाइनेंशियल ईयर होता है तो हमने पूरे 12 महीने का पे करना होता है। 12 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनना चाहिए 12 4 जा 48, हमारा 48,000 का रेंट होना चाहिए था, जबकि हमारे क्वेश्चन में हमने कितना पे किया है 40,000 पे किया है, तो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बच्चों 8,000 रुपीज। क्लियर है। तो ये आपको अपने चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर चार्ज और पे लेके आप ये मत सोच लेना कि ये आउटस्टैंडिंग है, पर मंथ उसने बोला है तो पहले कैलकुलेट कीजिए कि हमारा एक साल का यानी कि 12 मंथ्स का कितना बनता है और जितना हमने पे किया उसका डिफरेंस चेक कीजिए तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाएगा। क्लियर है। 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। कि जो हमें कमीशन मिली है उसका 1/3 हमारा नेक्स्ट ईयर में है, तो यहाँ पर जब हमारा कमीशन रिसीव्ड है ये तो ये हमारी क्या है इसमें से 1/3 हमारी एडवांस है अगले साल के लिए। प्रोवाइड रुपीज 1100 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी क्या है 1100 देनी है हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक बार हमारी इनकम होती है तो P&L में जाती है और एक बार हमारी कैपिटल में से लेस हो जाएगी। क्लियर है, बैलेंस शीट में जाएगी। ये हमारे रह गए। रेंट आउटस्टैंडिंग आपको पता ही है, एक बार P&L में रेंट में ऐड कर देंगे और एक बार हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देंगे। कमीशन एडवांस की थी, एडवांस की कमीशन एक बार आपकी P&L में कमीशन में से लेस हो जाएगी क्योंकि एडवांस है, और एडवांस इनकम हमारी क्या होती है लायबिलिटी होती है तो बैलेंस शीट में जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है दो जगह जाता है, एक बार ट्रेडिंग में जाता है और एक बार हमारा बैलेंस शीट में असेट्स में जाता है।
क्लियर है? तो ये हमने एडजस्टमेंट लिख ली है। अब यहाँ पर टिक लगा लेते हैं जिस जिसके लिए एडजस्टमेंट है, ताकि जब हम लिखे तो हमें पता लग जाए कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। बैड डेट्स का है, बैड डेट्स का सिर्फ प्रोविजन हमें यहाँ गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें बैड डेट्स नहीं गिवन है। ठीक है, बैड डेट्स प्रोविजन और डेटर्स पे भी लगाते हैं, क्योंकि डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट वगैरह है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। बिल्डिंग और मशीनरी पर है, बिल्डिंग और मशीनरी आई थिंक दूसरे नहीं इसी पेज पर है, बिल्डिंग और मशीनरी। उसके बाद रेंट है, फिर हमारा 1/3 कमीशन था, कमीशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैपिटल में होगा, ठीक है, कैपिटल में से लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं दिखने लगता। क्लियर है? तो ये हमारा जो है लिख चुके हैं हम। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को करना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आई थिंक अब तक आपको याद हो गया होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज टर्न, और सेट सेल, सेल माइनस टर्न, और क्लोजिंग स्टॉक, राइट। उसके बाद एक्सपेंसेस हम जिसमें मर्जी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सीक्वेंस उसमें नहीं होता कंसीडर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है, तो दिस इज द ओपनिंग स्टॉक 32,200 का। टू ओपनिंग स्टॉक 32,200। क्लियर है? उसके बाद हमारा क्या है? परचेज 1,80,000 का, तो यहां हम लिखेंगे टू परचेजेस 1,80,000। इसमें से हम लेस करेंगे अपना रिटर्न आउटवर्ड 6,200 की, रिटर्न आउटवर्ड्स 6,200 की। ये जब हम माइनस करेंगे ये हमारे पास आएगा 1,73,800। क्लियर है? तो परचेज होगी हमारी, रिटर्न इनवर्ड हमारी इस साइड जाती है, तो ये भी पहले हम लिख लेते हैं। बाय सेल्स 3,55,600 माइनस करेंगे इसमें से हम अपनी रिटर्न इनवर्ड्स, दिस वन 4,500 की। इसको जब माइनस करेंगे इट विल कम 3,51,100। क्लियर है? यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी आता है जो हमारी एडजस्टमेंट में हमारे पास गिवन है। एडजस्टमेंट के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 56,700 का है, 56,700। क्लियर है? तो ये हमारे जो सीक्वेंस में होता है ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम अपने ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस देखते हैं कौन कौन से हैं। परचेजेस हमने लिख लिया है, रिटर्न इनवर्ड हो गया है, कैरीज ऑन परचेज है ट्रेडिंग का, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर टू कैरीज ऑन परचेजेस अमाउंट 2,600 का, तो ये हमारा यहाँ 2,600 का आ जाएगा। कैरीज ऑन सेल्स हमारे P&L की है। ट्रेडिंग की पहले चेक कर लेते हैं, अगर हमने कहीं टी लिखा है, दिस वन हो चुका है, ये हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, फ्यूल एंड पावर लिखा हुआ हमने 8,500 का, तो ये हम लिख लेते हैं टू फ्यूल एंड पावर 8,500 का। नेक्स्ट देखिए टी कहाँ हमने लिखा हुआ है, इसमें कहीं नहीं है, इस साइड सेल हो चुका है, दिस वन हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद दूसरे पेपर पर हमारा दिस वन वेजेस एंड सैलरी के सामने हमने टी लिखा हुआ है 21,000 का, तो ये हम लिख लेते हैं टू वेजेस एंड सैलरीज 21,000। क्लियर है? और कहीं टी नहीं है हमारे पास। अब इस काउंट को हम अभी क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, अपना ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में सारी आइटमें हम ट्रांसफर करेंगे, सारी एडजस्टमेंट हम एक बार लास्ट में चेक करेंगे कि सारी एडजस्टमेंट हमने दो जगह लिख दी है, उसके बाद हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। क्लियर है? तो ट्रेडिंग की आइटम यहाँ से हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अपना P&L करते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या कोई आइटम अगर रह गई है तो वो हम लिख सकें। उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपना P&L की आइटमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, P&L देखते हैं कहाँ कहाँ हमने P लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हुआ है P, ठीक है। कैरीज ऑन सेल्स कितना है 1,500, तो ये हम लिख लेते हैं टू कैरीज ऑन सेल्स 1,500, राइट। नेक्स्ट देखिए P हमने कहाँ लिखा हुआ है, रेंट पर लिखा हुआ है। देखिए रेंट पर टिक है तो इसके बारे में एडजस्टमेंट है, तो इसको अंदर लिखेंगे टू रेंट
कितना 40,000 का। ठीक है, अब इसको हम अपनी बच्चों पहले जनरल एंट्री बनाएंगे, उससे समझेंगे। ठीक है, रेंट में आपको याद है मैंने अभी आपको समझाया था 4,000 पर मंथ था। ठीक है ना, वर्किंग नोट से आपको समझाते हैं कि हमने इसमें, क्योंकि इसमें क्या है जीएसटी भी बोला है उसने, देखिए था ना, रेंट जो था 4,000 पर मंथ से था पेबल। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट पे आपने 9% के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाना है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले हमें आउटस्टैंडिंग रेंट तो अपना पता लग गया, कितना निकला हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000 रुपीज का। ये आपको समझ आ गया, क्योंकि 4,000 का था, 4,000 का हमने पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आना चाहिए 48,000, जबकि क्वेश्चन के अंदर हमें कितना गिवन है 40,000। तो जो 8,000 रुपीज है ये हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। क्लियर है। अब इसके ऊपर हमने क्या करनी है, पहले अपनी जनरल एंट्री बनाइए बच्चों। इसमें हमारी जनरल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा, जितने से आपने अमाउंट निकाला है, ये वाला जितने का एक्चुअली ड्यू है। ठीक है, 8,000 रुपीज का। अब इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगाना है, तो क्या लगेगा, इनपुट लगेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9% है, 8,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे हम तो 720 आएगा। दूसरा टैक्स इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसको भी हम जब 8,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे सेम 720। क्लियर। और 2 में क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट 2 में क्रेडिट में, तो इन सबका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9,440। क्लियर है, तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट वाली जनरल एंट्री बन गई। अब इसका हमने देखना है कि कैसे कहां पर लिखना है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो पीएल में आप ऐड करोगे बच्चे, वो ये वाला रेंट करोगे। ठीक है, ये वाला ऐड करोगे आप, जो भी हम रेंट यहाँ पर लिखने जा रहे हैं इसके अंदर हमने क्या करना है, ये वाला ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो हम लायबिलिटी में दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में, वो हमने ये लिखना है। क्लियर है। और ये जब हमारा इनपुट और आउटपुट के हम कंपेयर करेंगे ना कि इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा, उसको असेट्स या लायबिलिटीज में लिखेंगे, तो उसमें हम अपना इनपुट सीजीएसटी के अंदर ये दोनों ऐड कर लेंगे। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी में 720 ऐड हो जाएगा और इनपुट एसजीएसटी में 720 ऐड हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम आउटपुट और इनपुट का कंपेयर करके असेट्स या लायबिलिटी जहां भी वो ट्रांसफर होंगे वहां कर लेंगे। क्लियर है, एंट्री बनानी आ गई। उसके बाद हमने कहा क्या डालना है, पेनल में हमारा ये वाला अमाउंट जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिस वन, एंड इनपुट सीजीएसटी में और एसजीएसटी में ये दोनों जाकर ऐड हो जाएंगे। क्लियर है, वर्किंग नोट समझ आ गया। तो चलिए करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना रेंट के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहां पर हम अपना ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लिखा जाता है अमाउंट 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 48,000 रुपीज। ठीक है, अभी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, पर वो कितना लिखेंगे मैंने बताया था अभी आपको, जो जीएसटी जोड़कर आया है, टैक्स जोड़कर आया है, वो वाला हम उसमें लिख देंगे। क्लियर, रेंट का हो गया। यहाँ पर आगे देखिए, यहां तक हमने कर लिया। जनरल इंश्योरेंस 15,000, इसको भी टिक इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का बोला हुआ है तो इसको अंदर लिखेंगे यहाँ पर, टू जनरल एक्सपेंसेस 15,000 के, जनरल एक्सपेंसेस 15,000। अब इसमें क्या बोला गया था कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जुड़ा हुआ है कितने रुपीज का, 2,000 रुपीज का, जो कब ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को। तो हमारा तो साल कब खत्म हो जाता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च से लेके 30 सितंबर तक का जो है वो क्या है, प्रिपेयर है। अब अगर 12 महीनों के लिए यानी कि एक साल के लिए 2,000 रुपए है तो 6 मंथ के लिए कितना होगा, क्योंकि 31 मार्च से 30 सितंबर तक 6 मंथ बनेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 मंथ के लिए कितना हुआ 1,000 रुपीज। अब 1,000 रुपीज क्या हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्या है ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हम क्या करते हैं, लेस करते हैं अपने एक्सपेंसेस में से। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 1,000 रुपीज, तो 1,000 रुपीज हमने माइनस किया तो इट विल कम 14,000। और एक बार ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000 रुपीज वो कहाँ जाएगा, हमारा हमारी असेट्स है तो हमारी बैलेंस शीट में असेट्स में जाएगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा दिस साइड कंप्लीट। इसके बाद हमारी दूसरे पेपर पर जो है ये वाली साइड कर लेते हैं। बेसिस पीएनएल की कुछ भी नहीं है, ये तो बैलेंस शीट की आइटम है और ये बाद में चेक करनी है, ट्रेडिंग की हो चुकी है। तो इसी साइड में चेक करते हैं अपने यहाँ पर से अमाउंट। पी चेक कीजिए, पी हमने कहाँ लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे हमने लिखा हुआ है 3,600, तो ये हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,600 का। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चेक कीजिए, पी देखिए और कहाँ लिखा है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे पी है, पर ये कहाँ जाता है, जब हम इस साइड पे बैड डेट्स लिखेंगे वहां से लेस होगा, तो अभी इसको छोड़ रहे हैं हम। कमीशन रिसीव टिक लगा हुआ है, 7,500 की अंदरली साइड लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड 7,500। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है,
इसमें एडजस्टमेंट थी कि हमें 1/3 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो वो एडवांस है, तो इसमें से जो 1/3 एडवांस इनकम है हमारी वो लेस कर देंगे। क्लियर? 1/3 रिसीव्ड इन एडवांस, तो 7500 का जब 1/3 निकालेंगे इट विल कम 2500। तो ये 2500 हमारी एडवांस इनकम है, इसमें से लेस कर देंगे तो 5000 हमारी करंट ईयर की इनकम है जो हम यहाँ पर शो कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चेक कीजिए, पी कहाँ लिखा हुआ है, बस और कहीं नहीं लिखा हुआ। अब हम अपना क्या चेक करते हैं, एडजस्टमेंट चेक करते हैं। इसमें तो है नहीं कहीं भी क्रेडिट। अब हम अपनी एडजस्टमेंट चेक करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, हमारी आइटम में बहुत सारी अभी पेंडिंग है, जैसे बैड डेट्स की हमारी रह गई, बैड डेट्स आएगा, प्रोविजन आएगा, और इसमें जो क्वेश्चन के अंदर ओल्ड प्रोविजन हमारे पास गिवन था वो हमने क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, दिस वन जो हमने अभी छोड़ दिया था। तो हम इसमें बैड डेट्स की एंट्री करते हैं। इस पेपर पर नहीं होगी, स्पेस नहीं है, तो हम दूसरे पेपर पर कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज का साइन, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज का साइन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो ये फर्दर बैड डेट्स हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, तो सिर्फ यही वाले बैड डेट्स हैं, तो हम इसी को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, टू बैड डेट्स, अमाउंट 1500 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1500। उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन ऐड करते हैं, ऐड करेंगे अपना न्यू प्रोविजन। ठीक है, जितना भी अमाउंट आएगा, कितना आएगा, जो भी डेटर हमारे पास गिवन है। ठीक है, डेटर्स देखिए कितने गिवन है, 81,500। तो 81,500 में से पहले हम 1500 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 80,000। 80,000 का जब आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 80,000 का 5%, 5 × 4,000 रुपीज। तो 4,000 आपका क्या आ गया, न्यू प्रोविजन आ गया। इसमें इसको ऐड करेंगे तो इट विल कम 5,500। इसमें से हम ओल्ड प्रोविजन जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हम लेस कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन था, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स का 2900 का, ये हमने क्या करना है, इसमें से लेस करना है। इसमें से लेस करने के बाद हमारे पास बैलेंस बचेगा 2600। क्लियर है? और दूसरी बार ये जब बैलेंस शीट पे हम डेटर्स लिखेंगे वहां पर ये फर्दर बैड डेट्स लेस हो जाएंगे और न्यू प्रोविजन भी क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये एडजस्टमेंट एक जगह हो गई अभी। उसके बाद हमारा डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखते हैं, तो यहाँ पर हम अलग से लिखते हैं इसके लिए, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर? ये कैसे निकलेगा, आपका 81,500 के डेटर्स थे, उसमें से 1500 माइनस किए, 80,000 आया। 80,000 में से हम ये वाला प्रोविजन माइनस करेंगे 4,000 का। ठीक है, तो वो 76,000 आएगा। उसके ऊपर हमने 2% कैलकुलेट करना है, तो जब वो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1,520 रुपीज। क्लियर है? तो डेटर में से पहले फर्दर बैड डेट माइनस करने हैं, फिर जो न्यू प्रोविजन का अमाउंट निकला वो माइनस करना है, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हमने 2% कैलकुलेट करना है। क्लियर है? उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग और मशीनरी का। बिल्डिंग का 5% और मशीनरी का 10% है, तो यहां हम लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन, दोनों के ऊपर एक ही साथ लगा सकते हैं हम, मशीनरी और बिल्डिंग। ठीक है, चेक कीजिए, मशीनरी कितनी थी 72,000 की और बिल्डिंग 1,50,000 की। तो इनके ऊपर इनकी जो परसेंटेज हमारे पास गिवन है, बिल्डिंग के ऊपर 5% है और मशीनरी के ऊपर जो है वो 10% है। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो जितना अमाउंट निकलेगा हम यहाँ पर लिख देंगे। मशीनरी का जो आ रहा है वो है हमारे पास 7,200 का, और बिल्डिंग के ऊपर जो हमारा निकलेगा वो डेट इज 7,500 का। क्लियर है? इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14,700। क्लियर है? तो ये दोनों के डेप्रिसिएशन निकल चुके हैं, मशीनरी का कितना और बिल्डिंग का कितना। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, हमारी कौन सी है, ये हमारी होगी रेंट का, हम P&L के अंदर कर चुके हैं, बैलेंस शीट में हम बाद में करेंगे। कमीशन का P&L के अंदर हम कर चुके हैं अपनी कमीशन में, उसके बाद बैलेंस शीट में हम बाद में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो 1100 है वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है, तो ये इनकम हम अपने P&L में लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपनी इनकम P&L में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, कितने की है, 1100 की, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा दोनों जगह हम ये लिख चुके हैं। क्लियर? अब ये सारी हमने कर ली है, पर अभी इस अकाउंट को हम क्लोज नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर लास्ट में एडजस्टमेंट एक बार दोबारा से चेक करेंगे और उसके बाद हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। क्लियर है? तो पीएनएल बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था बच्चों, कुछ सीक्वेंस हमें ध्यान रखना पड़ता है, उस सीक्वेंस में ही हमने जो आइटम्स है उनको लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कैश आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, देन क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें पढ़ते हैं हम अपनी क्या क्या दिया हुआ हमारे पास। इस साइड बी चेक कीजिए, बी में सबसे पहले देखिए कैश लिखी हुई है 3000 रुपीज की, और कैश सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आती है, तो हम अपनी कैश यहाँ पर लिख देते हैं, कैश 3000 रुपीज। क्लियर? उसके बाद हमारा कैश एट बैंक आता है, बैंक इसमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, बिल्डिंग मशीनरी ये सबसे लास्ट में आती है, बिल्डिंग सबसे लास्ट में आती है, मशीनरी उससे ऊपर सेकंड लास्ट आ जाएगी। हाँ, कैश बैंक के बाद क्या आता है हमारा, डेटर्स आते हैं, तो डेटर्स की एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। और डेटर्स में आपको पता है इस टाइम 3 एडजस्टमेंट है, एक फर्दर बैड डेट्स की है, ठीक है, एक न्यू प्रोविजन की है, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स के। तो 3 एडजस्टमेंट हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपने सन्ड्री डेटर्स अमाउंट लिखते हैं 81,500। उसमें से हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट है तीनों हमने 1 बाय 1 लेस करनी है। सबसे पहले हमारे बैड डेट लेस होंगे, बैड डेट्स कितने के हैं, 1500 के, तो ये लेस करेंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 80,000। क्लियर? इसमें से हम अपना न्यू प्रोविजन जो हमारा वो लेस करेंगे, न्यू प्रोविजन फॉर कौन सी वाला, डाउटफुल डेट्स वाला, डाउटफुल डेट्स वाला हम लेस करेंगे। हमने कैलकुलेट किया था 4000 रुपीज था, ये लेस करने के बाद 76,000। इसमें से हम जो डिस्काउंट एंड डेटर्स का प्रोविजन था वो लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये 2% था जो सा हमारा। तो इसके ऊपर जब हमने 2% कैलकुलेट किया था, ये हमारे पास आया था 1520। ठीक है, इसमें से लेस करने के बाद जो लास्ट में हमारे पास डेटर बचा वो हम यहाँ लिख देंगे 74,480 रुपीज। क्लियर है? तो बच्चों डेटर्स अगर आपको वहां कैलकुलेट करने में मुश्किल होता है तो आप पीएनएल में जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने अकाउंट को भी क्लोज नहीं कर रहे, तो पहले आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं और यहां से आप अपनी ट्रांसफर इस अमाउंट को पीएनएल में कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। उसके बाद हमारा डेटर हो गया है। ठीक है, डेटर्स के बाद हमारा क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक की आती है। तो यहाँ हमने क्या लिखना है, अपना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था हमारा 56,700। क्लियर? उसके बाद अगर हमारे कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस पड़े होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से थे हमारे, कुछ एडवांस के खर्चे, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर थे। जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था वो हमारा क्या था, एडवांस का था, प्रीपेड एक्सपेंसेस था। तो हम यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हमने कैलकुलेट किया था 1000 रुपीज का। क्लियर है? अब उसमें के बाद हम चेक करते हैं अपनी असेट्स को, जो सी असेट्स हमारे पास गिवन होती है। बी चेक कीजिए, कैश हो चुकी है, बिल्डिंग और मशीनरी लास्ट में आएंगी, अभी रहने देते हैं। डेटर्स हमने कर दिया, अब क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट अब आ जाएगी। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद हम इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं 16,000 रुपीज की, तो ये हम अपने इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट 16,000। क्लियर है? उसके बाद चेक कीजिए, बी कहीं और लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, असेट्स में हमारे इस पेज पर कोई असेट्स नहीं है, ये ड्राइंग से तो कैपिटल में से लेस होगी। तो अब हमारी रह गई है बिल्डिंग और मशीनरी, तो इन दोनों में से पहले क्या आएगी, हमारी मशीनरी, और इसके ऊपर हमारी जो थी एडजस्टमेंट भी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीनरी लिखेंगे। मशीनरी कितने की गिवन है हमारे पास, 72,000 रुपीज के, तो यहाँ हमने लिखना अंदर 72,000 रुपीज। इसमें से हमने जो डेप्रिसिएशन था मशीनरी का वो लेस कर देना है। ठीक है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना था, 7200 का था, ये हम लेस करेंगे तो इट विल कम 64,800। लास्ट हमारे पास क्या बची है, सिर्फ बिल्डिंग बची है, तो हम बिल्डिंग का अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर, और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो लेस कर देंगे। बिल्डिंग कितने की है हमारे पास, 1,50,000 की, तो यहाँ हम लिखेंगे 1,50,000। इसका जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 7,500 का, ये माइनस करने के बाद 1,42,500। क्लियर है? तो ये हमारी जो है इस साइड में असेट्स हमने लिख दी है। क्लियर? अब अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या आता है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। तो बिल्स पेबल तो इसमें क्वेश्चन में है ही नहीं हमारे पास। चेक कीजिए बैलेंस शीट में, देखिए सबसे पहले क्रेडिटर्स लिखे हैं 28,000 रुपीज के, तो ये हम लायबिलिटी में लिख देंगे यहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 28,000 रुपीज के। अब उसके बाद क्या आते हैं हमारे, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें चेक कर लीजिए,
ये कैपिटल तो सबसे बाद में आएगी और ये हमने बाद में चेक करना है। क्लियर है? तो अब हमारे कुछ भी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो आउटस्टैंडिंग इसमें क्या था, हमारा रेंट था। अगर आपको याद हो हमने रेंट का ट्रीटमेंट भी किया था और मैंने आपको वर्किंग नोट में समझाया भी था ताकि हमने अमाउंट कितना लिखना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो था हमारा वो 9440 था। क्लियर है? उसके बाद हमारी कोई भी एडवांस की इनकम हो, एडवांस की इनकम हमारी कमीशन में थी जो हमें 1/3 अगले साल के लिए मिला था। ठीक है, तो ये हमारी एडवांस इनकम थी, ये हम यहां पर लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। 2500 हमने कैलकुलेट की थी, ये आ जाएगी हमारी। क्लियर है? अब क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, एडवांस इनकम हो गई हमारी। अब हमारा क्या रह गया, कैपिटल का रह गया। ठीक है, एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट हो गई। बैड डेट्स की हमने दोनों जगह कर दी, डेटर में से भी लेस कर दी, पीएनएल में कर दी। प्रोविजन हम कर चुके हैं दो जगह, डिस्काउंट भी हमने डेटर में से भी कर लिया बैलेंस शीट में और पीएनएल में भी कर दिया। डेप्रिसिएशन हमने पीएनएल में लिख लिया था, चेक कर लेते हैं एक बार, पीएनएल में यस लिख लिया था और बैलेंस शीट में भी हमने कर लिया। रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट दोनों जगह जा चुका है, हम लाइबिलिटी में भी लिख चुके हैं और हमने वहां पर भी कर दिया था पीएनएल में। कमीशन भी दोनों जगह हमने कर लिया, एडवांस कमीशन लाइबिलिटी में भी लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी पेंडिंग है, जब कैपिटल लिखेंगे तो वहां से ध्यान से हमने याद लेस करनी है ये। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा दोनों जगह हो चुके हैं, तो एडजस्टमेंट में सिर्फ हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पेंडिंग है। क्लियर है? तो अब अपनी लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं, इसमें से और क्या रह गया है हमारा, क्रेडिटर्स हो गए, बैलेंस शीट में कैपिटल। तो अब कैपिटल लिख लेते हैं 2,26,000 की, तो यहां हम कैपिटल लिखेंगे 2,26,000। क्लियर है? अब इसमें क्या करते हैं हम, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा वो हम ऐड या लेस के लिए स्पेस छोड़ेंगे उसके लिए, फिर जो भी आएगा, अगर नेट लॉस आता है तो लेस करना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट आती है तो ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इसको ऐड लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ड्रॉइंग हम लेस करते हैं। ड्रॉइंग हमारे क्वेश्चन में गिवन है, इसमें ड्रॉइंग और इंटरेस्ट जो हमने अभी एडजस्टमेंट में देखा है दोनों हम एक साथ भी लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों हमने लेस करने हैं एक साथ। ड्रॉइंग कितनी है इसमें, ये हमारे पास थी 22,000 रुपीज की ड्राइंग थी और 1100 का जो था हमारा इंटरेस्ट था, तो दोनों को जब टोटल किया तो इट विल कम 23,100। क्लियर है? तो ये ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर हम अभी लेस करेंगे, बाद में हम लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक आइटम रह गई है, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी और इनपुट वाली। ठीक है, इन दोनों के हम देखते हैं। उसके अलावा हमारी सारी एडजस्टमेंट हमने चेक कर ली है, दो जगह हो चुकी है। ठीक है ना, क्या है इसमें चेक कीजिए। देखिए आउटपुट सीजीएसटी कितना है 25,000। क्लियर? और इनपुट सीजीएसटी कितना है 15,000। मैंने आपको बताया था अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि हम दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसको लायबिलिटी में लिखना है या फिर असेट्स में लिखना है। आउटपुट सीजीएसटी इसमें 25,000 है और इनपुट 15,000। और इनपुट जो हमने रेंट पर लगाया था बेटा वो भी आपने कंसीडर करना, वो 720 रुपीज के थे दोनों। ठीक है, 720 सीजीएसटी था और 720 एसजीएसटी था, यानी कि अब जो इनपुट सीजीएसटी है वो कितना हो चुका है 15,720 और इसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी भी कितना हो चुका है 15,720। क्लियर है? और आउटपुट कितना पड़ा है 25,000। फिर भी आउटपुट ज्यादा है, तो जब आउटपुट साइड ज्यादा होती है तो किस साइड लिखा जाता है, अपनी लायबिलिटी साइड में। तो हम अपनी लायबिलिटी साइड में यहां पर लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी कितना हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 25,000 रुपीज का, ये हम यहां पर लिख देंगे। इसमें से हम लेस करेंगे अपना इनपुट सीजीएसटी, अमाउंट यहां लिख सकते हैं हम 15,000 हमें क्वेश्चन के अंदर था और 720 जो हमने रेंट वाली एंट्री में कैलकुलेट किया था वो आ जाएगा। दोनों कितना हो गया टोटल करके 15,720। तो ये हम इसमें से माइनस करेंगे जब, तो इट विल कम 9,280 रुपीज। क्लियर है? सेम हम आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, सेम गिवन था 25,000, इसमें से लेस करेंगे हम अपना इनपुट एसजीएसटी, अमाउंट वैसे ही 15,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन था और 720 हमारा जो था वो रेंट वाली एंट्री से था। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 15,720 माइनस करके अमाउंट 9,280। क्लियर है? आई थिंक बैलेंस शीट क्लियर हो गई आपको। इसमें अगर आप अपने ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों, तो आपको क्या करना है, जब आप एंट्री लिखते हो ना तो उसको टिक करते जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने परचेज लिख लिया तो आप इसको यहाँ टिक कर दीजिए, आपने रिटर्न इनवर्ड लिख लिया आप इसको यहाँ टिक कर दीजिए, कैरीज ऑन परचेज लिख लिया आप इसको यहाँ टिक कर दीजिए। क्लियर है? तो टिक करने से क्या होगा, लास्ट में आप अपने साइड की टिक चेक कर लेना कि आपने सारी जो एंट्रीज हैं वो लिख दी है ना।
ठीक है, क्योंकि ऐसे लगेगा हाँ लिख चुके हैं, पर हो सकता है उसकी ट्रीटमेंट हमने किसी एक जगह की और वो हमारे माइंड में चल रहा हो कि हमने लिख दी है। इसलिए जब आप जैसे अपने ट्रेडिंग में परचेज लिखा तो आप साथ के साथ यहाँ छोटा सा टिक कर दीजिए, एडजस्टमेंट वाला टिक इस साइड लगा लीजिए, और जब आप लिख रहे आइटम जैसे हमने प्रोविजन छोड़ा था पहले, ठीक है ना, कि हम बाद में इसको ट्रीट करेंगे, तो ये कई बार रह ही जाता है। इसलिए आपने क्या करना है, कोई आइटम अगर आप अभी छोड़ रहे हो कि बाद में लिखेंगे तो उसको टिक मत कीजिए, लास्ट में अपने टिक चेक कर लीजिए, अगर आपका कहीं टिक नहीं लगा हुआ इसका मतलब आपकी वो आइटम रह गई है। ठीक है, जैसे आउटपुट सीजीएसटी हमने लिखा ही नहीं था तो हमारी ये रह भी सकती थी, पर अगर हम टिक के साथ बाद में चेक करते हैं क्वेश्चन को तो हम देख लेंगे हमने टिक लगा रखा है कि हमने कर ली है, तो वो हमारी कवर हो चुकी होती है। क्लियर है? तो ये हो गया है। अब हम अपना क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग की बैलेंसिंग करते हैं, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट लॉस जो भी आता है वो देखते हैं, और लास्ट में बैलेंस शीट का टोटलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस साइड में आ चुका है। अब हमने क्या करना था, टोटलिंग आपको पता है कैसे करते हैं, रफ में हम पहले साइड टोटल करते हैं। अब इसमें जब हम टोटलिंग करेंगे तो हमारी ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, ठीक है ना, इसकी कम आ रही है, तो हम इसको लेस करने के बाद क्या बच जाएगा, हमारा ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको टोटल जब हम करेंगे इट विल कम 4,07,800। क्लियर है? 4,07,800। इसमें से ये सब जब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये हमारे पास बचेगा 1,69,700। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। इसको हम कैरी डाउन करेंगे, अब इसको हम यहां पर लिखेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 1,69,700। क्लियर है? तो ये हमारे इस साइड पर आ गए। अब यहाँ पर हमने सारा चेक कर लेना है। एक बार 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 बता रही हूँ कि बच्चों कई बार हमारी कोई आइटम रह ना जाए, इसलिए हमने क्या करना है, बार बार उसको चेक कर लेना है लास्ट में कि हमने सारा कर लिया है या नहीं कर लिया है। ठीक है, ये दूसरी शीट थी, तो इसमें हमने अपना दोनों साइडों का टोटल करना है। इस साइड का टोटल हमारा ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास नेट प्रॉफिट बच रहा है। जब टोटलिंग करेंगे तो इट विल कम 1,79,400। 1,79,400। इसमें से जब सारे माइनस करेंगे तो इट विल कम 97,080 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टू नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सॉरी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बैलेंस शीट थी, तो यहां पर हम अपना जो नेट प्रॉफिट है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, 97,080 रुपीज। जब इसमें हम ये प्लस करेंगे तो इट विल कम 3,23,080 रुपीज। इसमें से जब हम अपना ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे तो इट विल कम 2,99,980 रुपीज। क्लियर है? तो ये हमारा दोनों साइडें हमने कवर अप कर ली है। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, अपनी टोटलिंग करते हैं। ठीक है, जब हम टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल हमारा आएगा 3,58,480 रुपीज, और इस साइड का भी 3,58,480 रुपीज। क्लियर है? तो ये हमारे बैलेंस शीट है, और आपको पता है कि बैलेंस शीट की दोनों साइडें क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इसमें जो नया पॉइंट आया था जीएसटी वाला, ठीक है, बाकी सब इसमें पुराने थे और किसी में कुछ नहीं था। जैसे डेप्रिसिएशन आपने पहले कर रखा है कि हम एक बार पीएनएल में लिखते हैं, एक बार मैनेज कर देते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर दिया हो, तब पर ब्रैकेट में दिया तो वो एडजस्टमेंट के रूप में है, तो आपने दो जगह लिख दिया है। ठीक है, एडवांस कोई इनकम मिली, आपको पता है एक बार आपने इनकम में से लेस करनी है, एक बार आपने लायबिलिटी में करनी है, तो सब आपको पहले से पता था। सिर्फ जो इसमें नई एडजस्टमेंट आई थी वो आउटस्टैंडिंग रेंट की आई थी। आउटस्टैंडिंग रेंट में आपने खुद पहले चेक किया कि हमारा कितने मंथ का आउटस्टैंडिंग पड़ा है, ठीक है, कितना अमाउंट पड़ा है। उसके बाद आपको जनरल एंट्री के थ्रू मैंने आपको समझाया कि कैसे आपने उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। क्लियर? और पीएनएल में कौन सी अमाउंट जाएगी, लायबिलिटी में बैलेंस शीट में जब आप जनरल एंट्री लिखेंगे तो कौन सी जाएगी, और जीएसटी वाली जो अमाउंटें हैं वो कैसे आपने ट्रीट करनी है। क्लियर है? तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।